हे गाइस, वेलकम बैक। तो आइए आज हम क्विकली वन शॉट में रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 यूनिट 1, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए, ओके, देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या है, डिमांड को डिफाइन किया था, राइट। देखिए, डिमांड का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदना चाहते हो एंड खरीदने की कैपेसिटी भी रखते हो एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में इकोनॉमी में डिमांड होने के लिए सिर्फ खरीदने की इच्छा होना इज नॉट इनफ, राइट। देखिए, इच्छा तो होनी ही चाहिए, डिजायर तो होनी ही चाहिए किसी भी चीज खरीदने की, लेकिन डिजायर के अलावा मीन्स टू परचेज भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैसा भी होनी चाहिए कि आप वो चीज खरीद सको। एंड इसके अलावा विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी भी होनी चाहिए। देखिए, इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो पैसा उस चीज में खर्च करने की इच्छा भी होनी जरूरी है। ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें जब फुलफिल होंगे, तब हम इकोनॉमी में उसको डिमांड कंसिडर करते हैं। ठीक है। और ऐसे डिमांड को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, जो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल करता है। एंड इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एनालिसिस में हम इफेक्टिव डिमांड को ही कंसिडर करते हैं, इफेक्टिव डिमांड की ही बात करते हैं। ओके। अब देखिए, डिमांड के बारे में या क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि डिमांड आपकी प्राइस स्पेसिफिक होती है, यानी कि देखिए, अलग अलग प्राइस के लिए अलग अलग क्वांटिटी आप डिमांड करोगे ऑफ दैट सेम कमोडिटी। जैसे कि अगर ₹20 है किसी कमोडिटी की प्राइस, तो मे बी आप सिर्फ 5 यूनिट डिमांड करोगे। लेकिन अगर इसका प्राइस ₹10 है, तो मे बी आप 10 क्वांटिटी करोगे। अगर ₹30 है, ठीक है, तो मे बी आप 2 क्वांटिटी करोगे। तो इस तरह से वेरियस प्राइसेस में डिफरेंट डिमांड होती है, यानी कि आपकी डिमांड जो है वो प्राइसेस के साथ बदलती है। ठीक है। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं ना कि 5 यूनिट्स डिमांड किया है, तो हमें इसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि किस प्राइस में 5 यूनिट्स किया है। जैसे कि ₹20 में 5 यूनिट्स डिमांड है, ठीक है, ₹10 में 10 यूनिट्स डिमांड है, ₹30 में 2 यूनिट्स डिमांड है। तो इस तरह से डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को हमें हमेशा प्राइस के साथ जोड़ के बतानी चाहिए। ठीक है। अब सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डिमांड एक फ्लो है, ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है। यानी कि जब भी हम डिमांड कहते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 12 बजे कितनी डिमांड थी, नहीं। हम एक एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि पूरे दिन भर में कितना डिमांड हुआ, पूरे हफ्ते भर में कितना हुआ। ठीक है। तो एक ड्यूरेशन में हम डिमांड को मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, तो इसीलिए ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बिकॉज इट इज अबाउट अ कंटिन्यूअस फ्लो ओवर टाइम। जैसे कि 1000 डजन ऑरेंजेस पर डे, यानी कि पूरे दिन में कितना हुआ, पर वीक, पूरे हफ्ते में कितना डिमांड हुआ। इस तरह से एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हम काउंट करते हैं डिमांड को, एंड नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 3 बजे कितना डिमांड है, 2 बजे, ऐसे हम नहीं कहेंगे। ठीक है। पूरे दिन में कितना हुआ, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे साल में, तो एक एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम डिमांड कैलकुलेट करते हैं। ओके। ओके। अब देखिए ना, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। देखिए, डिमांड को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, और उन चीजों को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, राइट। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो कहीं सारे हैं, लेकिन हमारे बुक में हम कुछ मेन डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। देखिए, एक कमोडिटी की खुद की प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। देखिए, जो प्राइस है, इट इज अ मेजर फैक्टर। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, तो उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिरती है, और जब प्राइस गिरती है, तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है ना। क्योंकि जब गुड सस्ती हो जाती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, जब महंगी होती है, लोग कम खरीदते हैं, राइट। यानी कि खुद की प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। देखिए, खुद की प्राइस से तो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो ही रही है ना, लेकिन रिलेटेड गुड्स की प्राइस से भी डिमांड अफेक्टेड होती है। देखिए, रिलेटेड गुड्स हमारे दो टाइप की है। फर्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सेकेंड इज योर सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम साथ साथ में यूज करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंसिडर
पेन एंड इंक, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, साथ में यूज होते हैं, राइट। अब लेट्स से पेन की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करेंगे, पेन खरीदना कम कर देंगे, राइट, क्योंकि पेन हो गई है महंगी, है ना। अब अगर पेन वो खरीदना कम करेंगे तो इंक की जरूरत भी इनको कम होगी, तो इंक की डिमांड भी ये कम करेंगे। तो देखिए एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड डिक्रीज होती है। इवन दो इनके प्राइस में चेंज नहीं आया, इनके खुद के प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन पेन के प्राइस में चेंज आने की वजह से इनकी डिमांड भी असर हो रही है। सिमिलरली ऑपोजिट भी ट्रू है, जैसे अगर पेन का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस लोग पेन की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे, है ना, पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड अगर पेन की डिमांड बढ़ जाएगी तो लोगों को इंक की भी ज्यादा जरूरत होगी, तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो देखिए एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज होने से दूसरी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस में इंक्रीज होती है तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड में डिक्रीज होती है, बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जैसे कि पिंक प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिज हो गया, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, शूज शू पॉलिश, ब्रेड बटर, कैमरा एंड मेमोरी कार्ड, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, अगेन लेट्स कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के जगह दूसरे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि टी एंड कॉफी, हम टी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद कॉफी, कॉफी को विद टी, राइट। इंक पेन एंड बॉल पेन, अगेन हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन दीज टू, है ना। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा कि देखिए अगर कोक की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग कोक क्या है, कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, एंड कोक की जगह वो क्या खरीदना स्टार्ट करेंगे, पेप्सी, क्योंकि अब पेप्सी सस्ती हो गई है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू कोक, है ना, तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए एक कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह, सॉरी, एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज होती है। सिमिलरली लेट्स से जो कोक है इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो खुद की प्राइस डिक्रीज होती है तो कोक की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पेप्सी का क्या होगा इस टाइम पे, देखिए लोग पेप्सी भी छोड़ के कोक ही पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोक की प्राइस डिक्रीज हो गई है और कोक हो गई है सस्ती, ठीक है। तो जब भी कोक की प्राइस डिक्रीज होती है तो पेप्सी की डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, यानी कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज होती है दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड डिक्रीज ही होगी, एंड जब एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होती है दूसरे सब्स्टिट्यूट की भी डिमांड इंक्रीज होगी। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जांपल ले सब्स्टिट्यूट की तो कोक एंड पेप्सी हो गया, एंड्रॉइड फोन, आईफोन, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, ये कुछ सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल्स है। नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट इज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है तो जनरली उसकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जितना ज्यादा इनकम हमें देखने को मिलता है कि उतनी ज्यादा वो चीजें खरीदता है इन जनरल। बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड, जैसे कि अगर नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे कि फर्नीचर, क्लोथ, अप्लायंसेस हो गए। देखिए नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं जो ज्यादातर हमारे घर में पाए जाती है, जो ज्यादातर चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, अप्लायंसेस, फर्नीचर, ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। और जैसे इंसान का इनकम इंक्रीज होता है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी हम देखते हैं कि इंक्रीज होता है। लेकिन अगर कोई गुड्स एसेंशियल है, जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स होती है, तो उनकी भी डिमांड इंक्रीज तो होती है विद इंक्रीज इन इनकम, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, क्योंकि एसेंशियल गुड्स हमें एक लिमिट तक ही चाहिए होता है, राइट, उसके बाद हमें हमारी सेटिस्फाई हो जाती है बेसिक नीड्स, फिर हम ज्यादा लग्जरी गुड्स में बढ़ते हैं, है ना। तो बेसिक जो गुड्स, बेसिक नीड्स जो है, एसेंशियल गुड्स जो है, इनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, इट डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जितनी इनकम में इंक्रीज होती है उससे कम प्रोपोर्शन में इन चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ने लग जाता है ना आपका ज्यादा, तो आप लग्जरी एंड ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा खरीदने लगते हो, क्योंकि बेसिक नीड्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपकी मीट हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इंफीरियर गुड्स आर द लो क्वालिटी गुड्स, राइट। और जब भी इंसान का इनकम इंक्रीज होता है तो वो लो क्वालिटी गुड नहीं खरीदना चाहता,
वो स्टैंडर्ड गुड में मूव करता है, गुड क्वालिटी, क्योंकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है जब उसकी इनकम बढ़ती है, राइट। तो इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप ऐसे गुड की डिमांड कम करोगे, ठीक है। तो इनकी डिमांड डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। एंड फाइनली लग्जरी एंड प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है, देखिए इन गुड्स की डिमांड आप तभी करोगे जब आप एक सर्टेन इनकम लेवल पे आप पहुंच चुके हो, राइट। आफ्टर अ पॉइंट ही इनकी डिमांड करना आप स्टार्ट करोगे, एंड उस पॉइंट से जितना ऊपर आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आप उतने ही ज्यादा इन चीजों की डिमांड करोगे, ठीक है। ओके, ना फोर्थ डिटर्मिनेंट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए हर इंसान का टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है, और वो भी उसकी डिमांड को डिटरमाइन करता है ना। जैसे कि आपका टेस्ट अलग, मेरा टेस्ट अलग है ना, तो मेरी डिमांड अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। लेकिन सर्टन इफेक्ट्स है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इन टर्न हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट इफेक्ट, दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि आपने अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को कुछ सामान यूज करते हुए देखा, आपको वो पसंद आया, फिर आप भी वो खरीदना चाहते हो, तो ऐसे इफेक्ट को हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से वो कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि आप भी वो कमोडिटी खरीदना चाहते हो बाय लुकिंग एट अदर्स, है ना। जैसे कि देखिए, इफ योर नेबर जस्ट बॉट अ न्यू फोन एंड यू लाइक हाउ इट लुक्स और वर्क्स, you may want to buy the same model even if your old phone still works। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब सिमिलर टाइप का इफेक्ट है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि आपके कम्युनिटी में एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आप भी उस ट्रेंड का पार्ट होना चाहते हो, तो इसलिए आप भी वो सामान खरीद लेते हो। भले ही आपको वो सामान के बारे में कुछ आइडिया हो ना हो, पसंद आई ना आई, लेकिन आप लेफ्ट आउट नहीं होना चाहते, आप एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में फिट इन होना चाहते हो। तो इसलिए जब आप खरीदते हो तो उसे हम बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। इट इज अबाउट फॉलोइंग द क्राउड टू लुक ट्रेंडी, स्टाइलिश एंड फिट इन विद इन अ ग्रुप, ठीक है। आपको लेफ्ट आउट फील होने का मन नहीं है, इसलिए आप वो चीज खरीदते हो। जैसे कि देखिए, इफ अ न्यू फैशन ट्रेंड गोज वायरल एंड एवरीवन स्टार्ट्स wearing a particular type of shoes, you may want to buy those shoes to stay in style, ठीक है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंड वैगन इफेक्ट काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहाँ पे क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में जब आपको वो गुड पसंद आती है, जब दूसरे लगाते हैं या यूज करते हैं और आपको पसंद आती है, आप तभी खरीदते हो। लेकिन बैंड वैगन में कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको वो गुड के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन स्टिल सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करोगे, सब लोग यूज कर रहे हैं तो आप भी करोगे, ठीक है। कभी कभार तो आपको पसंद भी नहीं हो सकती है वो गुड, बट स्टिल एक ग्रुप में फिट इन होने के लिए आप वो चीज करोगे। जैसे कि अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि शेयर क्या है, कैसे काम करता है, राइट, कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा है नहीं है, लेकिन सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी अंधाधुन उस पर इन्वेस्ट करोगे। तो वो होता है बैंड वैगन इफेक्ट, ओके। ना थर्ड काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक स्नॉब इफेक्ट होता है। अब स्नॉब इफेक्ट बिल्कुल उल्टा है डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन से। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई चीज बहुत कॉमन हो जाती है ना, फिर आपको वो खरीदने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको यूनिक दिखना है, यूनिक होना है, यूनिक चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो जब बहुत कॉमन हो जाती है कोई चीज, तो आप उसको पसंद नहीं करते और आप नहीं खरीदते हो। यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट एंड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। जैसे कि देखिए मैं अब समझा देती हूँ, पार्टी में यूजुअली जो औरतें हैं वो एग्जैक्टली दूसरे औरतों की तरह कपड़े नहीं पहनना चाहेगी, राइट। अब आपने देखा कि आपके फ्रेंड के पास एक सर्टेन ड्रेस है और पार्टी में वो वही ड्रेस पहनने वाली है, तो आप एग्जैक्ट वही ड्रेस नहीं पहनोगे, है ना, आप वो ड्रेस नहीं खरीदोगे, आप समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक खरीदोगे, राइट। तो उसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट कि जब भी चीज कॉमन हो जाती है आप उसको नहीं खरीदोगे, आप यूनिक चीज खरीदोगे, ठीक है। एंड लास्ट इफेक्ट इज योर वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट क्या होता है ना, कि कुछ अमीर लोगों के ये चौंचले होते हैं, उनको क्या होता है कि जितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं वो मैं खरीदूं और मैं सोसाइटी को दिखाऊं, लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरे पास कितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे एक्सपेंसिव चीजें खरीदने से उनकी इज्जत बढ़ रही है सोसाइटी की नजर में, उनकी प्रेस्टीज बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की जो इच्छा है, ठीक है, जितनी गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव होती है आपको उतना ही वो चीज खरीदने का मन करता है। तो इसको हम वेवलेन इफेक्ट कहते हैं। देखिए इसको नेम किया है आफ्टर एन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेवलेन। और देखिए
This happens when people buy highly priced goods to show off their status. हायर प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, जैसे किसी गुड की प्राइस हायर होती है ना, तो अमीर लोग वैसे गुड्स की डिमांड और ज्यादा करते हैं, क्योंकि इससे दिखता है कि उनकी वेल्थ कितनी ज्यादा है, उनकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है सोसाइटी की नजर में, ठीक है। इसको हम कंस्पिकुअस कंजम्पशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कंस्पिकुअस कंजम्पशन, यानी कि महंगे चीज की कंज्यूम करना जस्ट टू शो ऑफ, ठीक है। जैसे कि बाइंग अ लग्जरी कार और अ डायमंड नेकलेस, not just for use but to show others how rich or successful you are। तो ये थे हमारे 4 इफेक्ट्स जो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट भी है जो आपको नोट करनी चाहिए। देखिए, स्नॉब इफेक्ट जो है ना, इट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, वेयर एज वेवलेन इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब देखिए, स्नॉब इफेक्ट में आपको चीजें इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि वो कॉमन है, यहाँ पे आपको प्राइस के साथ ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। वो चीज एक्सपेंसिव भी हो सकती है, वो चीज बिल्कुल कॉमन आम लो प्राइस चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर वो कॉमन है तो आप नहीं पहनोगे, ठीक है। लेकिन वेवलेन इफेक्ट में क्या होता है कि आप सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें ही खरीदोगे, तो प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वेवलेन इफेक्ट में। स्नॉब इफेक्ट में प्राइस का इतना कुछ रोल नहीं है, ओके। अब देखिए, एक्सटर्नल इफेक्ट को यहाँ पे एक समराइज भी हमने किया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो बाकी लोग खरीदते आप खरीदते हो, तो ये गुड की डिमांड को इंक्रीज कराता है। सिमिलरली बैंड वैगन इफेक्ट में भी आप क्राउड को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड को, तो ये भी सामान की जो डिमांड है वो इंक्रीज कराती है। लेकिन स्नॉब इफेक्ट में आप कॉमन चीज नहीं खरीद रहे, राइट, तो वो कॉमन चीज जो है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नॉब इफेक्ट। एंड वेवलेन इफेक्ट में क्या होता है, आप एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हो, तो एक्सपेंसिव चीज की डिमांड बढ़ाती है वेवलेंथ इफेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ डिटर्मिनेंट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। देखिए, कंज्यूमर कभी कभी फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या धारणा रखता है, वो भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। जैसे देखिए, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस फ्यूचर में राइज होने वाली है, या खुद की इनकम राइज होने वाली है, या फ्यूचर में सामान की शॉर्टेज होने वाली है, तो वो क्या करेगा, अभी ज्यादा खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि फ्यूचर में तो और महंगी हो जाएगी, या फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी, या फ्यूचर में तो मेरी इनकम बढ़ने ही वाली है, तो मैं अभी खर्च करना कर सकता हूँ, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, माई इंक्रीज इनकम विल कवर द एक्सपेंस, है ना। तो इस केस में फिलहाल जो अभी करंट मोमेंट है वहां पे वो डिमांड ज्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन नेगेटिव है, जैसे कि वो सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होगी सामान की, ठीक है, या फिर खुद की इनकम फॉल होगी, तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि कब वो सामान की प्राइस फॉल हो जाए, और जब फॉल होगी मैं तब खरीदूंगा, अभी क्यों खरीदूं, ठीक है। या फिर अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम फॉल होने वाली है, तो वो केयरफुली अपना अभी इनकम खर्चा करेगा, राइट। सो इन दैट केस वो अभी ज्यादा डिमांड नहीं करेगा, वो अपने डिमांड को पोस्टपोन करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे डिमांड हो जाएगी कम। तो इस तरह से फ्यूचर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो भी आपकी डिमांड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मेजर डिटर्मिनेंट्स थे, द 5 डिटर्मिनेंट्स, लेकिन इनके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर कोई एरिया में पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा डिमांड होगी चीजों की, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन किस एज के लोग ज्यादा रहते हैं उसी तरह की सामान की डिमांड होगी, जैसे बच्चे ज्यादा रहता है तो टॉयज की डिमांड होगी, एल्डरली ज्यादा रहते हैं तो वॉकिंग स्टिक्स की डिमांड होगी, ठीक है। एंड आपके कंट्री का नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर आपके कंट्री में अमीर लोग या ठीक ठाक लोग रहते हैं जिनकी अच्छी बाइंग कैपेसिटी है, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन ज्यादा गरीब लोग हैं तो वो कम डिमांड करेंगे, राइट। एंड अगर देखिए आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, तो डिमांड अनइवन होता है, ठीक है। लेकिन अगर देर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन दैट केस क्या होगा कि चीजों की डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू बाय, ठीक है। सो ये भी मैटर करता है। सिमिलरली क्रेडिट फैसिलिटी, अगर लोन इजीली अवेलेबल है आपके यहाँ पे, तो लोग ईएमआई में चीजें खरीदेंगे, राइट, तो डिमांड विल इंक्रीज। एंड इंटरेस्ट रेट भी मैटर करता है, अगर लोन तो है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, सो पीपल मे नॉट चूज टू बाय इवन दो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई है। लेकिन अगर इंटरेस्ट लो है, ईएमआई में आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ रहा, और इजीली ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल भी है फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप इजीली ईएमआई में खरीद सकते हो, राइट। सो डिमांड इंक्रीज होता है व्हेन देयर इज गुड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट,
और नहीं होता है व्हेन देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। सिमिलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मैटर करती है, राइट। गवर्नमेंट कैसे चीज़ों को खरीदने को इंकरेज करती है, राइट। कैसे चीज़ों को डिस्करेज करती है, जैसे कि जिस चीज़ को डिस्करेज करना है वो उस पे टैक्स लगा देते हैं, महंगा कर देते हैं। जिसको इंक्रीज करना है वो उसमें सब्सिडी लगा देते हैं, उसकी प्राइस कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी। एंड इसके अलावा अदर फैक्टर्स जैसे कि वेदर, बिजनेस साइकिल, वेल्थ, एजुकेशन, हैबिट, सोशल स्टेटस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। ओके, फिर अनदर टॉपिक इज द डिमांड फंक्शन। देखिए डिमांड फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है, यानी कि ये एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स डिमांड को अफेक्ट करती है, वो एक फंक्शन के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू एक्स है, दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड। एफ मीन्स फंक्शन। तो क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज का फंक्शन है, देखिए इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स विच इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वाई विच इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड पी आर विच इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमें क्या बताती है कि जो डिमांड है इट इज डिपेंडेंट ऑन दीज मैनी थिंग्स। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हम इस रूप में लिखते हैं एक फंक्शन के रूप में, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि दिस जो लेफ्ट हैंड साइड के आइटम है इट इज डिपेंडेंट ऑन द आइटम्स ऑन दिस राइट हैंड साइड। तो इसी यही फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या क्या चीज में डिपेंडेंट है। ठीक है। डिमांड जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स, एंड डिटर्मिनेंट्स अपने आप में जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बीच की रिलेशनशिप को ही डिफाइन करता है, राइट। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली कहता है कि अगर आप किसी भी चीज की प्राइस को डिक्रीज करो तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, एंड अगर किसी चीज की प्राइस को इंक्रीज करो तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये लॉ वर्क करने के लिए जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है तो मे बी लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क इन एवरी केस। ठीक है। तो अदर डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट होल्ड करके जब हम सिर्फ प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जब सिर्फ प्राइस को चेंज करते हैं, तो देखिए प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड हमारी बढ़ेगी एंड प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड हमारी घटेगी। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड भी इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक। तो देखिए अब जैसा कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा अज्यूम करता है कि जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और सिर्फ प्राइस में चेंज आई है। सो दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म सेटेरस पैरिबस व्हेन डिफाइनिंग द लॉ ऑफ डिमांड। सेटेरस पैरिबस का मतलब होता है कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में ही चेंज आई है। क्योंकि देखिए अगर अदर डिटर्मिनेंट्स भी साइमल्टेनियसली चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। जैसे कि लेट्स से किसी चीज की प्राइस बढ़ गई है लेकिन साथ साथ में मेरी इनकम भी इंक्रीज हो गई है सडनली, ठीक है। सो इन दैट केस इवन इफ वो चीज महंगी है आई मे स्टिल बाय, क्योंकि मेरी इनकम भी इंक्रीज हुई है। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे होल्ड नहीं करता। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड वर्क करने के लिए सेटेरस पैरिबस होना जरूरी है, यानी कि बाकी डिटर्मिनेंट्स जैसे कि इनकम वो कांस्टेंट रहना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के डेफिनेशन में आपको सेटेरस पैरिबस टर्म दिखेगा। देखिए ceteris paribus, which means all other factors remaining the same, the quantity demanded of a good increases when its price falls and decreases when its price rises. फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए डिमांड शेड्यूल बना के भी देखा था, राइट। इस तरह का टेबल हमने बनाया था कि जहाँ पे हमने वेरियस प्राइसेस लिया है एंड क्वांटिटी डिमांडेड लिया है एट दीज वेरियस प्राइसेस, है ना। तो यहाँ पे हमें को क्या देखने को मिला कि व्हेन द प्राइस इज हाईएस्ट क्वांटिटी डिमांडेड इज द लोएस्ट, और जब प्राइस लोएस्ट होती है क्वांटिटी डिमांडेड इज द हाईएस्ट, यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो देखिए अब डिमांड शेड्यूल को हम एक कर्व के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इस तरह से हमारा डिमांड कर्व बनता है। देखिए वाई एक्सिस में हम प्राइस लेते हैं डिमांड कर्व पे, एंड एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, राइट।
एंड जो हमारा डिमांड कर्व है हमें इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिखता है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहो तो आपको प्राइस को डिक्रीज करनी पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप आपका डिमांड कर्व हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है। ठीक है, देखिए, द डाउनवर्ड स्लोप रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि एज प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ओके, अब देखिए स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व भी हम निकाल सकते हैं। स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप मींस कि कितनी तेजी से जो ये आपका डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितनी तेजी से मूव कर रहा है, बी से सी में कितनी तेजी से मूव कर रहा है, उसको हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू करते हैं, यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी अगर हम ले तो हमें स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप हमेशा हमारा नेगेटिव होता है डिमांड कर्व का, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो प्राइस को डिक्रीज करनी पड़ेगी, एंड ये इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से स्लोप हमारा हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे कि अगर हमें बी पॉइंट से सी पॉइंट में स्लोप निकालनी है तो हम क्या करेंगे? देखिए, बी पॉइंट से सी पॉइंट में चेंज इन प्राइस कितनी हुई है? 50 से 40, राइट? पहले 50 था, अभी 40 हुआ है ना। सो चेंज इन प्राइस इज 50 माइनस 40, ठीक है। एंड चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? देखिए, 2 से 4 हुआ है, राइट? तो पहले 2 था, अभी 4 हुआ है। सो कितना आया? देखिए, ऊपर 10, नीचे -2, राइट? सो स्लोप विल बी -5। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब ये -5 का क्या मतलब होता है कि अगर आपको अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है बाय 1 यूनिट्स, देन यू हैव टू डिक्रीज योर प्राइस बाय ₹5। तो स्लोप का यही मतलब होता है, ठीक है, कि कितने रुपए से आपको यहाँ पे y एक्सिस में यू हैव टू मूव डाउन, ताकि एक यूनिट x एक्सिस में आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यही है डिमांड कर्व का स्लोप। अब देखिए, ये फिगर में तो ना हमने डिमांड कर्व को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में देखा है, राइट? लेकिन डिमांड कर्व हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। देखिए, अगर आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जैसे कि पॉइंट बी से सी में भी स्लोप सेम है, -5 है, सी से डी में भी -5 है, डी से ई में भी -5 है, तो एवरी पॉइंट में अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्लोप कांस्टेंट रहे। अगर स्लोप चेंजिंग है बिटवीन वेरियस पॉइंट्स तो आपको एक कर्व के शेप में डिमांड कर्व दिखेगा, जो कि इस तरीके का कर्व होगा। तो ये डिमांड कर्व भी उतनी ही वैलिड है जितनी कि ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। ठीक है, पढ़ाई में इजी हो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है, फॉर इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन डिमांड कर्व ज्यादातर कमोडिटी की रियल लाइफ में इस तरह का कर्व ही हमें पाओगा। ओके, अब देखिए, फिर हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि एक सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम सारे इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व को ऐड अप करते, ठीक है, तो हमें पूरे मार्केट का डिमांड कर्व मिल जाएगा। जैसे कि अगर मार्केट में 2 लोग हैं, ए एंड बी, तो ए की डिमांड कितनी है, बी की डिमांड कितनी है, अगर हम ऐड कर दे तो टोटल मार्केट डिमांड हमें मिल जाएगा एट एवरी प्राइस पॉइंट, और इसी को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। देखिए, अब अगर हम फिगर बनाएं मार्केट डिमांड शेड्यूल का, तो पहले हमें ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड कर्व बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड इन इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर आप ऐड अप कर दो तो आपको इस तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही होता है। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी जो प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप है वो आपको इनवर्स ही देखने को मिलेगा। बस मार्केट में अब क्योंकि सारे के डिमांड हम ऐड अप कर रहे हैं तो बस क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वो इनवर्स ही रहेगा। यानी कि प्राइस डिक्रीज होने पे मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड प्राइस इंक्रीज होने पे मार्केट डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कर्व को हम कैसे बनाते हैं? बाय हॉराइजॉन्टली एडिंग ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व एट ईच प्राइस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने 2 बायर्स ही लिया है, लेकिन इवन इफ देयर आर मोर देन 2 बायर्स, जस्ट एवरीवन की डिमांड ऐड कर दो एट एवरी प्राइस। ठीक है, सारे प्राइस में सारे ही लोगों की डिमांड को ऐड कर दो, यू विल गेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, एंड वही शेड्यूल यूज करके यू कैन मेक द मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए, टेबल्स एंड ग्राफ के अलावा हम डिमांड को इक्वेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है,
उसको हम एक लीनियर डिमांड फंक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड रे रहा आपका लीनियर डिमांड फंक्शन, Q इज इक्वल्स टू A माइनस BP, जहाँ पे Q इज द क्वांटिटी डिमांडेड, P इज द प्राइस, A इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज जीरो। जब प्राइस जीरो होता है तब भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम डिमांड करते ही, राइट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A एंड B इज द स्लोप ऑफ द डिमांड। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्टिकल इंटरसेप्ट है, स्लोप है एंड प्राइस है, तो हम इजीली क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे द रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हमें अब रैशनल बताएगा। अब देर आर वेरियस रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड फर्स्ट रैशनल इज योर प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। अब प्राइस इफेक्ट के भी दो पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है हिग्स एंड एलिस ने, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस गिरती है ना, तो वो सारे सब्स्टिट्यूट में से सबसे सस्ता हो जाता है, राइट, सो पीपल स्टार्ट स्विचिंग टू दैट सब्स्टिट्यूट, दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर द चीपर प्रोडक्ट, चीपर सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, यानी कि जिस सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई है हमेशा उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इफ द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट, इफ देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ओके, अब प्राइस इफेक्ट का दूसरा पार्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहता है कि जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस गिरती है, नाउ वी कैन बाय इट एट लोअर प्राइस देन बिफोर, है ना, और वो कमोडिटी खरीदने के बाद भी अब हमारे पास थोड़ा पैसा बच जाता है क्योंकि वो पहले से सस्ता हो गया, राइट। सो जो बचा हुआ पैसा है ना, नाउ वी कैन यूज दैट पैसा टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्राइस जो प्राइस गिरती है उससे कंज्यूमर के रियल इनकम या परचेसिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, एंड द कंज्यूमर कैन यूज दैट एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, therefore demand for that commodity whose price has fallen increases। अब देखिए, ज्यादातर नॉर्मल गुड्स के लिए तो इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, जिसकी प्राइस गिरती है उसकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जब भी इंसान का रियल इनकम बढ़ता है ना, तो इंसान इंफीरियर गुड नहीं खरीदना चाहेगा, वो मूव करना चाहेगा टू स्टैंडर्ड बेटर क्वालिटी गुड्स, राइट। तो जब भी उसकी इनकम बढ़ेगी वो इंफीरियर गुड्स को कम खरीदेगा। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है ना कि whenever price decreases for most normal goods, substitution effect positive, ठीक है, प्लस इनकम इफेक्ट ऑल्सो पॉजिटिव, एंड ये दोनों मिला के आपकी डिमांड को इंक्रीज करा देते हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में whenever price decreases, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो अभी भी पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है ना वो क्या होता है, इट इज ऑपोजिट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अब डिमांड क्या होगा आपका, बढ़ेगा कि घटेगा, इट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ दीज टू इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो डिमांड बढ़ेगा, अगर इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पे डिमांड घटेगा। ठीक है, तो देखिए, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड तभी बढ़ेगा इफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इट outweighs the negative income effect. Okay. Okay, now second rationale is the utility maximizing behavior of consumers, और ये rationale को explain किया है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जब भी हम कोई कमोडिटी सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टाइम कंज्यूम करते हैं, तो विथ ईच सक्सेसिव कंजम्पशन जो यूटिलिटी है ऑफ दैट कमोडिटी, जो सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दैट कमोडिटी, वो गिरता जाता है। ठीक है, तो देखिए, इंसान उतना ही पैसा देना चाहेगा एक कमोडिटी के लिए जितना उसे उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, राइट। तो अगर उसे सेकंड टाइम में कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो पैसा भी उसके लिए कम देना चाहेगा। तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम इंसान तभी खरीदने को तैयार होता है अगर प्राइस उस कमोडिटी की पहले से कम हो जाती है। सेम प्राइस में वो कम सेटिस्फैक्शन लेने को तैयार नहीं होता। ठीक है, इसलिए जब प्राइस गिरती है तभी जाके डिमांड बढ़ती। ओके, थर्ड रैशनल इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। देखिए, प्राइस गिरने से पहले जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो भी अफोर्ड करने लग जाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड मोर बायर मींस मोर हायर टोटल डिमांड। एंड फोर्थ रैशनल इज डिफरेंट यूजेस। देखिए, कुछ कमोडिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गए, इसके कहीं सारे यूजेस होते हैं, राइट।
अब जब इलेक्ट्रिसिटी महँगे होते हैं, तो हम उसे कुछ फ्यू यूज़ेज़ में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि सिर्फ़ लाइट जलाने के लिए यूज़ कर लिया। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, तो हम उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इंडक्शन में यूज़ कर लिया, गीज़र के लिए यूज़ कर लिया, फ़ैन के लिए, एसी के लिए एंड मेनी मोर, ठीक है? तो जब भी इसकी प्राइस कम होती है ना, तो हम इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। So in summary, the law of demand works because of substitution effect, income effect, इसको collectively हम price effect कहेंगे, ये price effect के दो components है, right? Then there is diminishing marginal utility, then new consumers joining at lower price and multiple uses of the goods at lower price. तो ये है हमारे rationale behind the law of demand. देखिए, अब ज़्यादातर कमोडिटी के लिए तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, जिनके केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो आइए चलिए उन एक्सेप्शंस को देख। ओके ना, फर्स्ट एक्सेप्शन इज योर कॉन्स्पिकुअस गुड्स, जिसको हम वेवलेन गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स है, स्टेटस सिंबल गुड्स, जो अमीर लोग खरीदते हैं अपनी वेल्थ एंड सोशल प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। यानी कि ये गुड्स जितने महंगे हैं, अमीर लोग को ये इतने ही अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ये खरीद के या कंज्यूम करके वो सोसाइटी को दिखा पाते हैं कि वो कितने वेल्दी है, वो इतने महंगे गुड्स भी कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उनकी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ जाती है। तो जितनी हायर प्राइस, हायर अट्रैक्टिवनेस एंड डिमांड वुड आल्सो बी हायर। लेकिन जब भी इनकी प्राइस गिर जाती है, तो ये बहुत आम हो जाते हैं, राइट? लोग ज़्यादा लोग इनको खरीद पाएँगे, तो अमीर लोगों के लिए फिर ये गुड्स उतना अपीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये आम हो गया, एक्सक्लूसिव नहीं है जिससे कि वो अपना सोशल प्रेस्टीज दिखाए। तो प्राइस गिरने पे डिमांड इनकी गिर जाती है, व्हिच इज़ बिल्कुल ऑपोज़िट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? ऐसे गुड्स में आते हैं आपके डायमंड्स, फैंसी कार्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, ठीक है? नाउ सेकंड एक्सेप्शन इज योर गिफन गुड्स। देखिए, सर रॉबर्ट गिफन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन नोटिस किया अमंग पुअर ब्रिटिश वर्कर्स। उन्होंने देखा कि जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होती है, तो लोग ब्रेड की डिमांड कम नहीं करते बट इंक्रीज और कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, उन्होंने तहकीकात की, तो उनको पता चला कि प्राइस इंक्रीज होने पे, ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने पे जो वर्कर्स है ना, वो मीट अफोर्ड नहीं कर पाते। मीट, क्योंकि मीट एक्सपेंसिव है स्टिल ब्रेड के कंपैरिजन में, राइट? तो जब ब्रेड की ही प्राइस बढ़ेगी, तो मीट को अफोर्ड कर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहले जो मीट में पैसे लगाते थे, अब वो पैसा ये ब्रेड पे ही लगाएंगे, और इसलिए पहले से ज्यादा ब्रेड की डिमांड होगी, इवन दो प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीजिंग। क्योंकि देखिए, इनको पेट तो भरना ही है, राइट? अब प्राइस इंक्रीज होने पे अगर वो ब्रेड को डिस्कार्ड करके मीट खाने लग गए, तो इनफ मीट तो नहीं आएगा उस पैसे से। क्योंकि इवन दो ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई है, ब्रेड इज स्टिल कंपैरेटिवली वेरी चीप एज कंपेयर टू मीट, राइट? तो वो क्या करेंगे, वो मीट की कंजम्पशन कम करके जो मीट में पैसा लगाते थे, वो भी ब्रेड पे ही लगाएंगे और ब्रेड का डिमांड और बढ़ा देंगे। तो ये भी बिल्कुल उल्टा है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? देखिए, इट वाज नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन, एंड उन्होंने नोटिस किया कि जो ब्रिटिश वर्कर्स है, वो ज्यादा ब्रेड बाई कर रहे थे इवन व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेड एक बेसिक चीप फूड था फॉर पुअर पीपल। जब उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, तो लोगों के रियल इनकम, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो उनको मीट को कट डाउन करना पड़ा, मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड्स को कट डाउन करना पड़ा। एंड जो पैसा बचा, वो भी उन्होंने ज्यादा ब्रेड खरीदने में ही लगा दिया, इवन दो इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है? तो ऐसे गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स होने के लिए तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट इज कि वो इंफीरियर गुड्स होनी चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश वर्कर्स के लिए ब्रेड, ठीक है? उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए। देखिए, ब्रिटिश वर्कर्स ब्रेड ही खाते हैं सुबह शाम, राइट? ब्रेड के, अब हमारी तरह वो रोटी या चावल नहीं खाते हैं ना, तो ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है उनके पास, उनको ब्रेड खाना ही है, वो उनका डेली स्टेपल डाइट है, ठीक है? एंड वो ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो आपके इनकम का लार्ज शेयर ऑक्यूपाई करती है। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऐसे गुड्स को हम गिफन गुड्स कहेंगे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जांपल ले, तो बाजरा या लो क्वालिटी राइस या फिर व्हीट, इनको हम गिफन गुड्स कह सकते हैं, ठीक है? जो पुअर पीपल ज्यादातर यही लोग यही चीज खाते हैं, राइट? जो थोड़े से अ, जिनकी इनकम थोड़ी-सी कम है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो जब इन चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे कि लेट्स से कल को व्हीट की प्राइस बढ़ गई, तो हम रोटी खाना तो नहीं छोड़ेंगे, राइट? हम मे बी महँगा सब्ज़ी खाना छोड़ देंगे, सब्ज़ी की क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर हम ज़्यादा पनीर खाते थे पहले, तो पनीर कम कर देंगे, लेकिन रोटी हम स्टिल खाएँगे, राइट? और जो शायद पनीर में पैसा लगाते थे, अब वो भी शायद हम रोटी पे ही लगाएँगे, है ना? सो दैट्स व्हाई ऐसे गुड्स की प्राइस डिमांड बढ़ती है विद द इंक्रीज़ इन इट्स प्राइस, ठीक है? अब यहाँ पे नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि गिवन गुड होने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज कि इट शुड बी इंफीरियर गुड्स। बट सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स जिसकी क्लोज सब्स्टिट्यूशन है वो गिवन गुड्स नहीं होते। ठीक है, अगर रोटी का भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता तो व्हीट की प्राइस बढ़ने पे हम वो सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो गिवन गुड्स में आता है। ठीक है, तो जो भी इंफीरियर गुड्स का सब्स्टिट्यूट है वो गिवन गुड्स नहीं होंगे, उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगा विद प्राइस, क्योंकि अगर उनकी प्राइस बढ़ गई तो लोग उनके सब्स्टिट्यूट के पास इजीली जा सकते हैं। तो नो सब्स्टिट्यूट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बीइंग गिवन गुड्स। ठीक है, तो इसलिए सारे गिवन गुड्स तो इंफीरियर गुड्स है, लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज योर कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटीज। देखिए ये वो गुड्स है जो हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए नेसेसिटीज है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी, राइट। अब इन चीजों की हमें इतनी आदत हो गई है कि अब इनके बिना हमारे लिए रहना मुश्किल हो चुका है, राइट। इसलिए इवन दो इट्स प्राइस इंक्रीजेस वी स्टिल डिमांड दोज गुड्स, क्योंकि अब ये मॉडर्न लाइफ की नेसेसिटी हो गई है। एंड देखिए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के नज़र में अपनी इमेज जो है वो कीप अप करने के लिए भी हमें ये गुड्स खरीदना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे कि कितने गरीब हैं हम, अगर एसी ही नहीं है, टीवी ही नहीं है, राइट। तो ये अब एक एक सोशल सर्कल में फिट होने के लिए भी आपको ये चीज़ खरीदनी पड़ती है। सो इवन दो इट्स प्राइस इंक्रीजेस यू स्टिल डू नॉट डिक्रीज इट्स डिमांड। इनफैक्ट एवरी ईयर हमें इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। फोर्थ एक्सेप्शन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। देखिए अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाली है, ठीक है, तो इवन दो आज प्राइस राइज होगी, लोग स्टिल आज खरीदेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो और महंगी होने वाली है, राइट। एंड सिमिलरली अगर फ्यूचर में प्राइस फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है, तो इवन दो आज भी प्राइस गिर रही है, स्टिल हम आज नहीं खरीदेंगे, हम फ्यूचर का वेट करेंगे कि जब प्राइस और गिर जाए फिर तब हम खरीदेंगे, राइट। सो इवन तो प्राइस इज फॉलिंग वी स्टिल डू नॉट बाय इट टुडे, वी पोस्टपोन इट कि फ्यूचर में और प्राइस गिर जाए। ठीक है, सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा। एक्चुअली यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक नहीं हो रहा है, एक अजम्पशन ब्रेक हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड का कि बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा अजम्पशन था लॉ ऑफ डिमांड का, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं रह रही। ठीक है, एंड इसकी चेंज होने की वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। नाउ फिफ्थ एक्सेप्शन इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और इरेशनल बिहेवियर। देखिए कभी कभार हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता कि गुड की प्राइस पहले क्या थी, आज क्या है, बढ़ रही है, घट रही है, राइट। द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में कभी कभार हम करंट प्राइस में खरीद देते हैं विदाउट थिंकिंग मच। सिमिलरली कभी कभार हम इरेशनली बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि हम इमोशन में आके या इम्पल्सिवली चीज़ें खरीदते हैं, देखा पसंद आया खरीद लिया, खुद के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, राइट। तो ऐसे केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता एंड डिमांड फॉर नेसेसरीज के लिए नहीं करता। देखिए जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज है जिंदगी के, जैसे कि सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, मेडिसिन हो गया, अब ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। ये तो इनके बिना अब ऐसा हो गया कि हम रह नहीं सकते। अब नमक के बिना कितने दिन आप रहोगे, राइट। मेडिसिन के बिना आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आप नहीं रह सकते। सो इवन दो इनकी प्राइस इंक्रीज होती है वी स्टिल हैव टू बाय देम, दैट्स वाई इनकी डिमांड नहीं गिरती विद द इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड भी इंक्रीज ही होती है, ठीक है, या फिर कांस्टेंट ही रहती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नाउ सेवेंथ एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज योर स्पेकुलेटिव गुड्स। देखिए स्पेकुलेटिव गुड्स जैसे कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में क्या होता है, जब भी किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है सारे लोग उसी शेयर को खरीदना चाहते हैं, राइट। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, और किसी की अगर प्राइस गिरती है तो कोई उसे खरीदना नहीं चाहता, सब लोग उसे बेचना चाहते हैं, राइट। तो डिमांड भी यहाँ पे गिर जाती है, विच इज बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सो दैट्स वाई स्पेकुलेटिव गुड्स आर ऑल्सो एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज योर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए काफी इजी टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो देखिए जो ये क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, इसी को हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वी कॉल इट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करती है, और इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिए व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
देखिए जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं, पहले हमारा प्राइस इतना था, ठीक है, तो डिमांड कर्व में ये यहाँ मीट कर रहा है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, सो ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी था, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है तो आप देखिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से यू मूव डाउनवर्ड्स ऑन योर डिमांड कर्व। लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है, देखिए अब ये डिमांड कर्व को यहाँ मीट कर रहा है एंड दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब डिक्रीज होती है तो देखिए हम यहाँ पे अपवर्ड मूव करते हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो अपवर्ड मूवमेंट सिग्निफाई करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए एक्स्ट्रा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से देयर इज मूवमेंट अप और डाउन अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखिए ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज चेंजिंग। लेकिन प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज, देखिए अगर अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज होती है ना, तो उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। देखिए अब लेट्स से कि प्राइस सेम रहता है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो जाती है, जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या नंबर ऑफ बाइज या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर ये चीजें चेंज होती है तो हमारा एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता था, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स में ही चेंज आती है, अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आती है अदर देन प्राइस, तो हमारा इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एंड अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर कंज्यूमर का इनकम 5,000 से 10,000 हो जाता है, तो एट द सेम प्राइस पहले 10 यूनिट्स डिमांड था, अब 15 यूनिट्स। सेम प्राइस में पहले 15 यूनिट्स था, अब 20 यूनिट्स, ठीक है। तो एट ईच प्राइस पॉइंट आप देखोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ती जाती है। इसलिए आपका जो डिमांड कर्व है ना, इस तरह से आपको राइट में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। पहले आपका ये डिमांड था व्हेन द प्राइस वाज व्हेन द इनकम वाज 5,000, ठीक है। लेकिन जब इनकम 10,000 हो जाता है तो आपके डिमांड इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो एट ईच प्राइस आप देखते हो देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस। अब सिमिलरली अगर डिक्रीज हुआ होता, ठीक है, अगर इनकम डिक्रीज हुआ होता तो इस तरह से लेफ्ट में शिफ्ट होता। एट ईच प्राइस पॉइंट द डिमांड वुड हैव शिफ्टेड टू द लेफ्ट, और इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए एट द सेम प्राइस पीपल डिमांड मोर बिकॉज देयर इनकम इंक्रीज, द एंटायर डिमांड कर्व shifts to the right from dd to d dash d dash. If the income had fallen, the demand curve would have shifted leftward instead. तो देखिए अगर मैं क्विकली समराइज करूँ ये कॉन्सेप्ट को, तो जब आपका व्हेन द प्राइस चेंजेस, व्हाट हैपेंस इज देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। इफ प्राइस फॉल्स, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। एंड अगर प्राइस राइज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड जो प्राइस के वजह से चेंज आती है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। लेकिन अगर प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो एंटायर डिमांड कर्व ही शिफ्ट करता है, और उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। देखिए प्राइस की वजह से जो चेंज आता है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड में फर्क है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हैपेंस बिकॉज ऑफ द price of the same commodity. Change in demand happens because of the अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। देखिए प्राइस के अलावा भी तो अदर डिटर्मिनेंट्स है जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है, राइट। तो अगर प्राइस के अलावा अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज होती है तो उसकी वजह से चेंज इन डिमांड होगा। एंड अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, एंड डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। देखिए ये फिगर जो है ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। देखिए प्राइस यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, राइट। सो ये पॉइंट से जब प्राइस डिक्रीज होता है देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन, जब प्राइस इंक्रीज होता है देयर इज अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब इंक्रीजिंग डिमांड होती है तो एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, एंड जब डिक्रीज इन डिमांड होती है तो एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए हमने ये तो कहा है कि डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, जैसे कि अगर प्राइस गिर गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन
इफ वी इंक्रीज, लेट्स से अगर हम 5% से प्राइस इंक्रीज करते हैं तो कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, या फिर अगर कंज्यूमर का इनकम 10% से इंक्रीज होगा तो कितने परसेंट से डिमांड इंक्रीज होगा। तो जो एग्जैक्ट डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड है ना, अगर हम हमें वो मेजरमेंट लेना है एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड to the change in one of the variables on which it depends, जैसे कि प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। अब देखिए इलास्टिसिटी की भी बहुत सारी टाइप्स होती है। फर्स्ट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताएगी कि अगर हम प्राइस ऑफ द गुड चेंज करें तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगी। इनकम इलास्टिसिटी हमें बताती है कि अगर इनकम चेंज होता है कंज्यूमर का तो उसका डिमांड कितने से चेंज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी हमें बताता है कि अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की या सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो हमारी गुड की डिमांड कितने से बढ़ेगी या घटेगी। एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमें बताती है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा इंक्रीज कर दिया तो कितने परसेंट से आपका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके ये सारे टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इलास्टिसिटी इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा कि हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताता है कि अगर हमने प्राइस में चेंज कर दिया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी परसेंटेज से चेंज होगी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर इसको हम सिंबॉलिकली इसे भी लिख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, जहाँ पे डेल्टा क्यू इज द चेंज इन क्वांटिटी, delta P is the change in price, P is your original price and Q is your original quantity। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं फॉर एनी गुड अगर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, राइट, एंड चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस पता हो तो। और देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना हमारा यूजुअली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है इनका रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स रहता है, यानी कि प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है एंड प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमेशा नेगेटिव ही हमारा आता है। लेकिन जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को इंटरप्रेट करेंगे ना तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके रादर देन टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू। ओके ओके, अब देखिए वो तो था जनरल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, लेकिन जनरल मेथड के अलावा दो अदर मेथड है जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। दैट इज योर पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होता है व्हेन वी वांट टू फाइंड इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ये तब यूज होता है व्हेन द चेंज इन प्राइस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन आर्क इलास्टिसिटी हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू फाइंड इलास्टिसिटी between 2 points on the demand curve। ये यूज होता है व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज आर नोटिसेबल, जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से चेंज हमें नोटिस हो रहा है तब हम आर्क इलास्टिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा पॉइंट इलास्टिसिटी हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी निकालनी है। जैसे कि पॉइंट आर जो है ये डिमांड कर्व में एट वन स्पेसिफिक पॉइंट है, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट में अगर डिमांड की इलास्टिसिटी हमें निकालनी है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी निकालेंगे। ये तब यूज होता है व्हेन द प्राइस चेंज इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी कि वेरी टाइनी चेंज इन प्राइस जब होता है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करते हैं। देखिए ये मार्जिनल एनालिसिस में यूज होता है व्हेन वी स्टडी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। और ये स्मॉल चेंजेस कैसे हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है जब हमें वो पता लगाना होता है, देन वी यूज पॉइंट इलास्टिसिटी। जब इकोनॉमिस्ट इलास्टिसिटी कहते हैं तो वो जनरली पॉइंट इलास्टिसिटी को ही रिफर कर रहे होते हैं। अब पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। देखिए जो जनरल प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था दैट वुड बी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी की जगह पॉइंट इलास्टिसिटी में हम डी क्यू बाई डी पी लेते हैं, क्योंकि डी क्यू बाई डी पी मीन्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिमांड कर्व। देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर आपने 11th-12th में डेरिवेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें एक बहुत ही स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी में भी जो प्राइस की चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, एंड वो स्मॉल चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितनी चेंज आ रही है वो हमें देखना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर
the product of the price quantity ratio at a particular point on the demand curve and the reciprocal of the slope of demand. अब इसका क्या मीनिंग है कि देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस क्वांटिटी रेशियो एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, क्योंकि स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू है। हमने पहले भी स्लोप का फॉर्मूला देखा था, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि ऊपर डी क्यू आ रहा है नीचे डी पी आ रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। सो पॉइंट इलास्टिसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द price quantity ratio at a particular point and the reciprocal of the slope of the demand curve, ठीक है। अब देखिए अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो एक बहुत ही क्विक मेथड है टू फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक मेथड से हम पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली ये पॉइंट ले लो जिस पॉइंट का आपको निकालना है एंड देन यू डू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। देखिए अब ये पॉइंट के लिए लोअर सेगमेंट इज दिस, अपर सेगमेंट इज दिस, ठीक है। तो सिंपली लोअर सेगमेंट की वैल्यू निकालो, अपर सेगमेंट की वैल्यू निकालो एंड देन डिवाइड दीज टू, इनकी रेशियो निकालो, यही आपको पॉइंट इलास्टिसिटी देगी, ठीक है। अब देखिए नाउ व्हेनेवर वी यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पॉइंट इलास्टिसिटी, तो एट दिस पॉइंट हमें पॉइंट इलास्टिसिटी हमेशा जीरो मिलेगी, क्योंकि इस पॉइंट में कोई लोअर सेगमेंट है ही नहीं, लोअर सेगमेंट जीरो होगा तो इलास्टिसिटी की वैल्यू भी जीरो आएगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पे ऊपर मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखिए जीरो से इट इज लेस देन वन, ठीक है। अब लेस देन वन इस पॉइंट पे क्यों है, क्योंकि देखिए लोअर सेगमेंट इतना है एंड अपर सेगमेंट इज सो मच मोर देन लोअर सेगमेंट। तो इसलिए देखिए लोअर सेगमेंट न्यूमरेटर में है, अपर सेगमेंट डिनोमिनेटर में, राइट। सो अपर सेगमेंट इज हेवियर देन लोअर सेगमेंट, सो इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन वन आएगी। सिमिलरली इफ यू मूव एट दिस पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू वन आएगी। जैसे आप ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे अब अपर सेगमेंट सिर्फ इतना रह गया और लोअर सेगमेंट बहुत ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन वन आएगी। एंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में ना लोअर सेगमेंट, एंटायर कर्व इज योर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, अपर सेगमेंट जीरो है। तो जब डिनोमिनेटर जीरो आएगा तो यहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी आएगी। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि एज यू मूव अपवर्ड्स ऑन योर डिमांड कर्व, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एज यू मूव डाउनवर्ड्स, इलास्टिसिटी आपकी कम होती जाती है। यानी कि देखिए व्हेनेवर प्राइस इज हाई, जब आपको प्राइस हायर दिखेगा तो इलास्टिसिटी भी आपकी हायर होगी, लेकिन एट दैट पॉइंट जहाँ प्राइस कम है वहां पे इलास्टिसिटी भी आपको कम पाओगी। तो देखिए इलास्टिसिटी जो है, पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो सिर्फ स्लोप पे ही नहीं डिपेंड करती, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्राइस क्वांटिटी रेशियो, ठीक है। तभी तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इनटू प्राइस क्वांटिटी रेशियो, ठीक है। क्योंकि स्लोप जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन जब डिमांड कर्व होता है तो उसका स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी इज स्टिल डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि प्राइस क्वांटिटी रेशियो इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट, इसलिए एट ईच पॉइंट द इलास्टिसिटी वैल्यू इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मेथड में आपको इतना ही समझना था। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी वाज योर आर्क मेथड। अब आर्क मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख सकते हो। देखिए प्राइस में कितनी ह्यूज चेंज है, राइट, एंड इसके वजह से क्वांटिटी में भी ह्यूज चेंज आ रही है। तो जब ऐसे ह्यूज चेंज में आपको इलास्टिसिटी निकालनी है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, तो तब हम आर्क इलास्टिसिटी यूज करते हैं। अब आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज क्वाइट सेम टू द जनरल मेथड, लेकिन यहाँ पे हम बस ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह एवरेज प्राइस एंड एवरेज क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हम आर्क इलास्टिसिटी निकालेंगे तो हम माइनस साइन को ड्रॉप करते हैं एंड सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं वो फॉर्मूला में, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में ही हम लिखते हैं। हम यूजुअली नेगेटिव साइन नहीं डालते व्हेन कैलकुलेटिंग आर्क इलास्टिसिटी, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव साइन में नहीं आता। नेगेटिव बस अंडरस्टूड है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन आंसर में इन केस ऑफ आर्क इलास्टिसिटी आंसर में नेगेटिव लिखना इतना जरूरी नहीं होता, बिकॉज वी ड्रॉप द माइनस साइन हियर। और दूसरा पॉइंट, आर्क इलास्टिसिटी विल ऑलवेज लाई समवेयर बट नॉट नेसेसरली इन द मिडल बिटवीन
द पॉइंट इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एट द लोअर एंड हायर पॉइंट। देखिए आर्क इलास्टिसिटी हम दो पॉइंट में ले रहे हैं, राइट। ये आपका डिमांड कब हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इन दोनों के बीच में हम आर्क इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, राइट। अब ये दो पॉइंट के इंडिविजुअली आप पॉइंट इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हो, राइट। एंड जो इन दोनों पॉइंट इलास्टिसिटीज की वैल्यू होगी ना, समवेयर इन बिटवीन दिस वैल्यू ही हमारा हमेशा आर्क इलास्टिसिटी का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो यही चीज ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली मिडल पे तो नहीं निकलता, इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली मिडल पे निकले, बट समवेयर इन बिटवीन दिस वैल्यू निकलता है। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमारा इलास्टिसिटी अगर -2 आता है, -3 आता है, तो ये 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम इंटरप्रेट करना सीखेंगे। ओके अब इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा था, वी लुक्ड एट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी एंड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी में हम यूजुअली क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब जो ये डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, राइट। क्योंकि स्लोप जो है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू होता है, राइट। सो जो ये एक्सप्रेशन है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी है ना, वो एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में हम रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, ठीक है, दिस पोर्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, राइट। इट इज 1 बाय स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, है ना। अब क्योंकि हम 1 बाय स्लोप रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं, सो प्राइस इलास्टिसिटी एंड स्लोप विल ऑलवेज बी इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि जितना स्टीपर स्लोप है हमारा डिमांड लेस इलास्टिक होगा। स्टीपर स्लोप का मतलब है कि अगर हाईली स्लोप्ड डिमांड कर्व है, ठीक है, स्लोप बहुत हाई है, तो इलास्टिसिटी हमारा लेस होगा। एंड अगर फ्लैटर स्लोप है, मतलब स्लोप इतना हाई नहीं है, लेस है स्लोप, ठीक है, सो इन दैट केस हमारा डिमांड मोर इलास्टिक होगा बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी समझ सकते हैं। देखिए ओके तो चलिए अब ये वेरियस फिगर्स देख के आप हमारे इंटरप्रिटेशन को याद करने की कोशिश करते हैं जो भी हमने पढ़ा था। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब देखिए इलास्टिसिटी का वैल्यू जीरो कब आएगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जीरो है तो ये पूरा वैल्यू जीरो आएगा। सो देखिए जीरो मीन्स कि कितना भी अगर आप प्राइस को चेंज करो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आपका क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए आपकी जो इलास्टिसिटी है वो जीरो है। और ऐसे डिमांड को, ऐसे इलास्टिसिटी को हम परफेक्ट इन इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि आप प्राइस को कितना भी चेंज करो, आपका डिमांड बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा, पहले जितना था उतना ही रह रहा है। और इसकी डिमांड कर्व ना एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये डिनोट करता है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो हमेशा सेम है, चाहे आप प्राइस इतना करो, इतना करो, इतना करो या इतना, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज द सेम। सिर्फ यही पॉइंट में आपको आपकी क्वांटिटी डिमांडेड मिलेगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। अब इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, when percentage change in quantity demanded is exactly equal to percentage change in price। जब दोनों का प्रोपोर्शन सेम है तब आपका इलास्टिसिटी 1 होता है। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, या फिर इसको रेक्टेंगुलर हाइपोबोला भी कहते हैं। क्योंकि देखिए आप कोई भी दो यहाँ पे पॉइंट ले लो, आपको क्या दिखेगा, जितना चेंज इन प्राइस है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी होगा, और इसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपोबोला कहते हैं। अब थर्ड फिगर देखिए, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी। देखिए अब इंफिनिटी आंसर कब आएगी, व्हेन, देखिए जब आपकी ये जो ये प्राइस में चेंज है ये जीरो है, तो इसका ये मतलब है कि ये इस टाइप की इलास्टिसिटी है जहाँ पे आप प्राइस को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते।
अगर आपने प्राइस को थोड़ा-सा भी चेंज कर लिया, इवन माइनर, इवन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन प्राइस भी अगर आपने कर लिया, तो आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल गिर जाएगी, एकदम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? तो आपको एक ही फिक्स्ड प्राइस रखना पड़ता है और जितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो यही प्राइस में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा-सा भी प्राइस ऊपर या ऊपर कर लिया, तो आपकी बिल्कुल ही डिमांड गिर जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, देयर विल बी नो डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में हम परफेक्ट इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है? परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। अब देखिए, जो परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कर्व है एंड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये दोनों ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें इस तरह की परफेक्ट सिचुएशन यूजुअली देखने को नहीं मिलती, ठीक है? एंड परफेक्ट इलास्टिक जो डिमांड कर्व है, ये एक हॉराइजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, विच डिनोट्स कि आप बिल्कुल प्राइस में चेंज नहीं कर सकते, आपका प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है? अब अगर हम ये डिमांड कर्व को देखेंगे, डिमांड कर्व वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये कब होगा? देखिए, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब आएगा? व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। जब न्यूमरेटर का जो प्रोपोर्शन है वो हायर होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करें तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा हम खींच सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है? वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए, थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में यहाँ पे कितना ज्यादा चेंज आ रहा है ना? एंड देखिए, अब लास्ट टाइप की इलास्टिसिटी इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है? जहाँ पे डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर, राइट? तो यहाँ पे आप प्राइस में भले ही ज्यादा ही चेंज क्यों ना कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, कम ही चेंज होगी, यानी कि जितना हम खींचना चाहते हैं डिमांड को वो उतना नहीं खींचेगा। इवन इफ यू डिक्रीज योर प्राइस या इंक्रीज योर प्राइस अ लॉट, आपका जो डिमांड है वो पहले के जितना जितना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही खींचेगा, ज्यादा नहीं खींचेगा। तो ऐसे डिमांड को हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड की वैल्यू इट इज लेस देन 1, ठीक है? सो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। इलास्टिक डिमांड का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा, ठीक है? सो 1 से अबव, ये जैसे कि 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यू यहाँ पे आ सकते हैं, ओके? देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस साइन तो यहाँ पे सब में ही लगेगी, लेकिन माइनस के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है वो लेस देन 1 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हमने इंटरप्रेट कर लिया। तो देखिए, यहाँ पे क्विक समरी भी दिया हुआ है। जीरो इलास्टिसिटी का मतलब है नो चेंज इन डिमांड, परफेक्ट और कम्प्लीटली इनइलास्टिक। ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 का मतलब है इनइलास्टिक, स्मॉलर चेंज इन प्राइस देन इन डिमांड। 1 का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। अब यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, इसका ये मतलब है कि आपका डिमांड इलास्टिक है, लार्जर परसेंटेज चेंज इन डिमांड दैट प्राइस। एंड इन्फिनिटी का मतलब है कि सारा क्वांटिटी डिमांडेड विल बी एट वन प्राइस ओनली, यू कैन नॉट चेंज द प्राइस, क्योंकि अगर आप स्लाइटली भी हायर प्राइस करोगे तो डिमांड बिल्कुल भी नन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज परफेक्टली और इनफाइनाइटली इलास्टिक। अब देखिए, अब नेक्स्ट वी स्टडी द टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे निकलता है? सिंपली हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स बॉट, नंबर ऑफ क्वांटिटी बॉट्स, राइट? और ये सेलर का टोटल रेवेन्यू होता है। अब जितना सेलर का टोटल रेवेन्यू है ना, बायर ने उतना ही पैसा अपने जेब से सेलर को दिया है, राइट? और बायर के लिए वो खर्चा होगा, तो इसलिए बायर के साइड से अगर हम देखें, दैट इज द टोटल आउटले ऑफ द बायर, और सेलर के साइड से देखें तो वो सेलर का टोटल रेवेन्यू है। तो दोनों ही सेम चीज है, ठीक है? बस कहने का अंदाजा अलग है। तो आउटले भी हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करके निकालते हैं एंड टोटल रेवेन्यू भी सेम है। अब देखिए, टोटल रेवेन्यू देख के भी ना, विदाउट कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपली टोटल रेवेन्यू देख के भी हम बता सकते हैं कि कोई गुड इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। अब वो कैसे? देखिए, जब भी किसी चीज की प्राइस गिरती है या प्राइस बढ़ती है ना, तो टोटल रेवेन्यू में दो इफेक्ट काम करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्ट। अब लेट्स से प्राइस अभी गिर रही है, ओके, प्राइस इज फॉलिंग। तो जब भी प्राइस फॉल करती है ना, तो जो ये प्राइस इफेक्ट है ये कहती है कि प्राइस तो फॉल कर रही है फॉर एवरी यूनिट, तो प्राइस फॉल की वजह से टोटल रेवेन्यू भी फॉल होनी चाहिए। लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट क्या कहता है
कि देखिए जब भी प्राइस फॉल होती है क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ती है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। सो क्वांटिटी तो यहाँ पे बढ़ रही है, सो क्वांटिटी इफेक्ट कह रही है कि क्वांटिटी बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू भी बढ़नी चाहिए। तो देखिए टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, इट डिपेंड्स कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब देखिए इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसलिए व्हेनेवर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, यानी कि जब प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज होता है तब, राइट। सो व्हेनेवर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू विल आल्सो इंक्रीज। तो इलास्टिक डिमांड के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि व्हेनेवर देयर इज फॉल इन प्राइस देयर इज rise in total revenue in case of elastic demand। अब inelastic demand के केस में क्या होगा, देखिए inelastic demand के केस में the price effect is stronger क्योंकि यहाँ पे percentage change in price is greater than percentage change in demand, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, price effect is stronger, तो अगर price में fall हो रहा है तो total revenue यहाँ पे fall होगा because the effect of price is stronger। तो देखिए elastic demand के केस में whenever price falls your quantity demanded your quantity demanded will increase and total revenue will also increase। and inelastic के case में whenever price decreases the stronger price effect will decrease the total revenue also, ठीक है। एंड प्राइस इंक्रीज में भी सेम होगा, देखिए अब प्राइस इंक्रीज का हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से प्राइस इंक्रीज एंड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, सेम इफेक्ट होगा। अब प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा, इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगा, पहले इलास्टिक डिमांड का देख लेते हैं। देखिए अगेन जब प्राइस इंक्रीज होती है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, राइट। अब इलास्टिक डिमांड के केस में क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, है ना। सो डिक्रीज इन क्वांटिटी विल डिक्रीज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, राइट। सो इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, सो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इस तरह से देखिए जब प्राइस फॉल कर रही है तो आप देखो कि आपकी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, और उससे भी आप कह सकते हो कि आपका डिमांड इलास्टिक है कि नहीं, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है जहां पे टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम रहेगा वेदर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये हमारा यूनिट इलास्टिक डिमांड का केस होता है। यूनिट इलास्टिक में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम एज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई करते हैं और टोटल रेवेन्यू हमारा फिर सेम रहता है। तो यही था टोटल रेवेन्यू मेथड। अब इसको एक टेबल में हमने समराइज किया है बुक में, तो देखते हैं, देखिए। ओके, सो ये एक टेबल से आपको पूरा रिलेशनशिप समराइज हो जाएगा। देखिए व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस क्या होगा, देखिए यूनिट इलास्टिक के केस में तो वेरी इजी, टोटल रेवेन्यू सेम ही रहेगा। लेकिन इलास्टिक डिमांड अगर है तो इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। अब इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड का डिक्रीज है ये टोटल रेवेन्यू को भी डिक्रीज कराएगा, ओके। लेकिन इनइलास्टिक केस में क्या होगा, प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, सो इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। अब प्राइस डिक्रीज में क्या होगा, देखिए लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, राइट। अब इलास्टिक डिमांड के केस में क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, है ना, तो क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन इन इलास्टिक के केस में प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू विल ऑल्सो डिक्रीज क्योंकि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब यूनिट इलास्टिक के केस में तो दोनों ही केस में इट विल रिमेन द सेम। तो यही था हमारा पूरा रिलेशनशिप का समरी। ओके, तो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए किसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है और किसी की बहुत लो होती है इन बैड वीक, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जिसकी भी इलास्टिसिटी हाई होती है हम उनको इलास्टिक डिमांड कहते हैं, राइट। द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वेयर इट इज ग्रेटर देन वन, है ना। अब किसी की बहुत लो होती है, ठीक है, स्मॉलर देन वन होती है, तो इसको हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो क्यों कुछ डिमांड इलास्टिक होती है कुछ इन इलास्टिक होती है, अब उसी के डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखिए अगर किसी चीज की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना
तो जब भी उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग चीपर सब्स्टिट्यूट के पास इजीली स्विच कर सकते हैं, राइट? तो प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर होगी, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है लोगों के पास, राइट? तो लोग क्विकली सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे। सो विद द चेंज इन प्राइस इसकी डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी। लेकिन अगर किसी कमोडिटी की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो कितना भी प्राइस बढ़े लोगों को वही कमोडिटी खरीदनी पड़ेंगी, राइट? तो इतना डिमांड में चेंज ही नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का जो प्रेजेंस है वो डिमांड को इलास्टिक या इनइलास्टिक बना सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप एक क्या है कि देखिए होल प्रोडक्ट कैटेगरी इनइलास्टिक होगा रहता है ज्यादातर, लेकिन विद इन दैट कैटेगरी डिमांड इलास्टिक हो सकता है। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल आपको चाहिए ही चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, राइट? तो कल को अगर पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ती है तो यू स्टिल बाय पेट्रोल। लेकिन पेट्रोल के अंदर ही अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पेट्रोल की बात करें, तो अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड इंक्रीज करता है प्राइस, तो आप दूसरी ब्रांड में शिफ्ट कर सकते हो, राइट? जैसे कि अगर इंडियन ऑयल करता है तो आप दूसरे कंपनी का ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, है ना? सो देखिए विद इन द कैटेगरी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरे होल एज अ होल ये पूरी कैटेगरी का बात करें, तो यूजुअली डिमांड इलास्टिक रहता है, लेकिन विद इन इट इलास्टिक हो सकता है, ठीक है? ओके। नाउ सेकंड डिटर्मिनेंट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। देखिए अगर कोई भी कमोडिटी बिग शेयर ऑफ योर इनकम ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि रेंट या कपड़े, तो इन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि जब भी इनकी प्राइस चेंज होती है आपकी जो इनकम है उस पर अफेक्ट करता है, आपके बजट पे अफेक्ट करता है, राइट? तो आप सोच समझ के इनको खरीदोगे व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस, ठीक है? लेकिन अगर कोई कमोडिटी बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि सॉल्ट या मैस्टिक, तो इनके अगर 1-2 रुपए या 5-10 रुपए इंक्रीज भी हो गए इनके प्राइसेस, तो भी आप इतना नहीं सोचोगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हिस्सा ऑफ योर इनकम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनकी डिमांड इलास्टिक पाती है, एंड जो छोटा हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं वो इनइलास्टिक पाती है। थर्ड डिटर्मिनेंट इज द नेचर ऑफ द नीड। देखिए जो कमोडिटी नेसेसिटी है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि ये कमोडिटी हमें चाहिए ही चाहिए, राइट? जीने के लिए। अब इनके बिना हम रह नहीं सकते, तो भले ही प्राइस बढ़े हम इनको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो डिमांड इतना चेंज नहीं होगा विद प्राइस। लेकिन जो लग्जरी कमोडिटी है इनके बिना भी हम रह सकते हैं, राइट? इनकी डिमांड को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर आज प्राइस बढ़ी है तो रहने दो, बाद में खरीदेंगे, जब हमारा इनकम बढ़ेगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, है ना? तो इनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक पाती है, लेकिन जो नेसेसिटी है वो इन इलास्टिक पाती है। अब जिस कमोडिटी की मल्टीपल यूज होती है ना वो भी इलास्टिक रहती है, जैसे कि दूध। देखिए दूध जब इसकी प्राइस ज्यादा होगी ना, तो हम इसको सिर्फ 1-2 यूज के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन जब इसकी प्राइस कम होगी तो हम इसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज करेंगे। दही जमाने के लिए, लस्सी पीने के लिए, घी बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, ठीक है? तो प्राइस कम होने पे हम इसको बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड करेंगे। सो विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस इसकी डिमांड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, तो इसे हम इलास्टिक कहेंगे। नाउ फिफ्थ डिटर्मिनेंट इज द टाइम पीरियड। देखिए शॉर्ट रन में हमारा डिमांड यूजुअली इन इलास्टिक रहता है, क्योंकि कल अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो गई तो हम क्विकली स्विच नहीं कर सकते, राइट? हमें स्विच करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना? तो शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब हमें स्विच करने का टाइम मिलता है, अदर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने का टाइम मिलता है, तब जाके ये इलास्टिक हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल की प्राइस अगर कल को बढ़ी तो कल से ही हम गाड़ी तो नहीं छोड़ सकते ना, पुराना पेट्रोल गाड़ी हमारा फेंक नहीं सकते, राइट? लेकिन ओवर द टाइम हम क्या कर सकते हैं, शायद मोर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी खरीद सकते हैं आफ्टर सम इयर्स, या फिर इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो तुरंत फॉर शॉर्ट रन इमीडिएट जो टाइम पीरियड है वहां पे इनइलास्टिक रहेगा, लेकिन जैसे एक लंबा टाइम बीतेगा तो डिमांड इलास्टिक होता जाएगा। सिक्स्थ डिटर्मिनेंट इज योर हैबिट एडिक्शन। अगर कोई चीज की आपको एडिक्शन है या हैबिट है, जैसे कि कॉफी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो इवन दो इनकी प्राइस बढ़ेगी आप इनको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप इनसे एडिक्टेड हो चुके हो, राइट? तो प्राइस बढ़ने पे भी इनकी डिमांड चेंज नहीं होगी, इनकी डिमांड नहीं घटेगी, सो इनका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा। सिमिलरली अगर हम टाइड या डिपेंडेंट गुड की बात करें, जैसे कि प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिज, ठीक है? अब देखिए कल को अगर इंक कार्ट्रिज की प्राइस बढ़ती है, स्टिल हम इंक कार्ट्रिज खरीदेंगे, क्योंकि प्रिंटर चलाने के लिए हमें इंक कार्ट्रिज चाहिए, राइट?
तो हम प्रिंटर ही तो नहीं फेंक सकते ना जस्ट बिकॉज इन कार्ट्रिज की प्राइस बढ़ गई, राइट? सो दैट्स वाई ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के साथ टाइड है, इनकी डिमांड भी इन इलास्टिक रहती है। भले ही प्राइस बढ़े, हम स्टिल इनको वी कंटिन्यू टू कंज्यूम इट, क्योंकि इसकी जरूरत हमें दूसरी कमोडिटी यूज करने के लिए है, ठीक है? सिमिलरली जो इलास्टिसिटी है वो प्राइस रेंज में भी डिपेंड करता है। देखिए, अगर कोई कमोडिटी बहुत सस्ती है या फिर बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये जनरली इनइलास्टिक रहते हैं, क्योंकि बहुत सस्ती गुड्स ना किसी को इतना मतलब नहीं होता। 1-2 रुपए उसकी प्राइस बढ़ भी गई, 5-10 रुपए बढ़ भी गई, तो कोई इतना माइंड नहीं करता। और बहुत एक्सपेंसिव गुड्स भी, ये भी बहुत अमीर लोग खरीदते हैं, जिनको पैसे का इतना दिक्कत होती ही नहीं, राइट? वो मतलब मनचाहा पैसा खर्च करते हैं, तो पैसा उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे गुड्स की डिमांड पैसों के साथ नहीं बदलती, तो इनइलास्टिक रहती है। लेकिन जो मिडिल रेंज प्रोडक्ट्स है, जो ज़्यादातर आप और हम जैसे लोग, जो मिडिल क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर इलास्टिक रहते हैं, क्योंकि हम प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है? अब नाइन्थ इज योर माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। देखिए, आपको एक बड़ा चीज़ या बड़ा सर्विस लेने जा रहे हो, ठीक है? अब उसके साथ एक स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री आइटम भी आपको खरीदनी है, यूज़ करनी है फॉर दैट सर्विस, ठीक है? अब जस्ट बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम की प्राइस थोड़ी सी महंगी है, दैट डज नॉट मीन कि आप वो बड़ा सर्विस ही नहीं लोगे। जैसे कि आप देखो, हेयर स्पा करने गए, ठीक है? अब हेयर स्पा के साथ आपको शैम्पू लेने की भी जरूरत पड़ गई ब्यूटी पार्लर में, शैम्पू का प्राइस भी आपको चार्ज कर दिया। अब नॉर्मली ये शैम्पू आप बाहर खरीदते एक सैशे, ठीक है, तो मे बी 5 रुपीज पे आ जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी प्राइस कर दिया 20 रुपए, ठीक है? अब देखिए, हेयर स्पा 2,000 इतनी प्राइस होती है अराउंड, राइट? तो जब आप 2,000 की सर्विस लेने जा रहे हो, तो क्या आप 10-15 रुपए के लिए झगड़ोगे? नहीं, राइट? सो इवन तो शैम्पू की प्राइस बढ़ के यहाँ पे इन्होंने चार्ज करी है, यू स्टिल पे इट, यू स्टिल बाय द शैम्पू। आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि बिना शैम्पू मेरा स्पा कर दे, जस्ट फॉर 10-15 रुपीज, जब आप 2,000 रुपए ऑलरेडी लगा ही रहे हो उस चीज में, है ना? तो ऐसे जो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स है ना, इनकी डिमांड भी इनइलास्टिक रहती है। इवन दो इसकी प्राइस बढ़ती है, यू स्टिल यूज इट, you still buy it, okay? So these were the various determinants of elasticity. ये वो फैक्टर्स है जो किसी गुड की डिमांड को इलास्टिक, किसी को इनइलास्टिक बनाती है। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी हमारी खत्म हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इलास्टिसिटी वी स्टडी इज इनकम इलास्टिसिटी, जिसको हम EI भी लिख सकते हैं। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बताता था व्हेन प्राइस चेंजेस, इनकम इलास्टिसिटी हमें बताता है कि डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करता है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन डेल्टा पी की जगह हम डेल्टा वाई लेंगे। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम, एंड पी की जगह यहाँ पे वाई लेंगे, विच मीन्स ओरिजिनल इनकम, ठीक है? तो बिल्कुल प्राइस की जगह यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनकम, बस दैट्स इट, ओके? सो दिस इज योर इनकम इलास्टिसिटी, ओके? अब देखिए, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी की बहुत सारे टाइप्स थी, इनकम इलास्टिसिटी की भी बहुत सारी टाइप्स है, ठीक है? फर्स्ट इज योर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब होती है, तो उसे हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। यूजुअली देखिए, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि जब भी इंसान का इनकम बढ़ता है ना, तो उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है? तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि प्राइस के केस में था। इनकम के केस पे यूजुअली द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन जो हम अभी देखेंगे, लेकिन ज्यादातर ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है? सो देखिए, फर्स्ट टाइप इज योर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, जहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। देखिए, फॉर मोस्ट कॉमन या फिर नॉर्मल गुड्स, जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि पीपल ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे जब उनकी इनकम या फिर पैसा इंक्रीज होगी, ठीक है? लेकिन जो डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी है ना, वो भी अगेन वेरी करेगी। देखिए, अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर ही हमें 3 सब कैटेगरी देखने को मिलती है। फर्स्ट, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1। देखिए, ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, राइट? अब पॉजिटिव में भी 3 डिग्रीज है। फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड इज 1, एंड थर्ड इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की 3 कैटेगरीज है। तो चलिए इन तीनों कैटेगरी को देख लेते हैं। देखिए, अ फर्स्ट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका क्या मतलब है कि व्हेनेवर योर
इनकम चेंजेस, जो आपका डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोपोर्शन में चेंज करता है एज कम्पेयर टू चेंज इन इनकम। ऐसा यूजुअली लग्जरी गुड्स के केस में होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, आफ्टर अ पॉइंट आप लग्जरी गुड्स खरीदने लग जाते हो व्हेन योर बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है दैट द इंक्रीज इन इनकम। ओके, जैसे कि लेट्स से आपका इनकम राइज हुआ 10% से, लेकिन एयर कंडीशनर की डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई 30% से, तो देखिए यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी, इट कम्स 3, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो एसी है वो आपके लिए लग्जरी प्रोडक्ट है। ओके, अब यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कब होती है? जब इनकम इंक्रीज होने पे सेम प्रोपोर्शन में आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका इनकम इंक्रीज हुआ 20% से और आपने 20% ज्यादा कपड़े खरीदा पहले से, तो ये यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है। अब थर्ड इज इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। देखिए ये यूजुअली होता है नेसेसिटीज के केस में, कि जब आपका इनकम इंक्रीज होता है, आपका डिमांड इंक्रीज तो होता है फॉर दीज कमोडिटीज, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में नहीं होता, क्योंकि जो नेसेसिटीज की नीड है ना वो एक पॉइंट में फुलफिल हो जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नेसेसिटीज नहीं चाहिए होती। तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो थोड़ा बहुत नेसेसिटीज आप इंक्रीज करोगे, लेकिन बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन में नहीं होगी, ठीक है, बट नॉट इन द प्रोपोर्शन or to income. There is a natural limit to how much one needs. Okay, जैसे कि अगर इनकम 20% से राइज होता है और आपका जो डिमांड फॉर वीट है वो सिर्फ 5% से राइज होता है, तो वैल्यू 0.2 यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो इट इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 जब इनकम इलास्टिसिटी आता है तो वी अंडरस्टैंड कि ये बस आपकी नेसेसरीज है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो 0 से 1 जो इनकम इलास्टिसिटी है ना वो यूजुअली नेसेसिटीज की आती है। तो देखिए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सेकेंड कैटेगरी इज योर जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि इनकम के चेंज होने पे आपका डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। द चेंज इन इनकम डज नॉट अफेक्ट द डिमांड। देखिए ऐसा कब होता है? ये होता है फॉर वेरी परफेक्ट नेसेसिटीज, इसको हम कहते हैं, जैसे कि सॉल्ट या मैच स्टिक जैसे कमोडिटीज, जिसको हम परफेक्ट नेसेसिटीज कहते हैं। देखिए ये वो गुड्स है जो एक तो आपके इनकम का बहुत स्मॉल हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं, और जो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में ही चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। देखिए अगर आपकी इनकम बढ़े तो ऐसा तो नहीं कि आप सब्जी में अब 10 चम्मच नमक डालोगे, राइट। या फिर अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप पूरा का पूरा बहुत सारे मैच स्टिक से अपना घर भरोगे, नहीं, लाइक इनकी जो नीड है वो एक लिमिट में ही आपको होती है, ठीक है। और उतना ही आप खरीदोगे, इवन व्हेन योर इनकम इज हाई, इवन व्हेन योर इनकम इज लो, है ना। तो इनकम की बढ़ने से इन गुड्स की डिमांड चेंज नहीं होती, सो दैट्स वाई इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 आती है। ओके, अब थर्ड टाइप इज योर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। देखिए इनकम इलास्टिसिटी यूजुअली तो पॉजिटिव होती है नॉर्मल गुड्स के लिए, लेकिन एक जगह वो नेगेटिव होती है। गेस करिए वो कौन सी जगह है? दैट इज योर इंफीरियर गुड्स। क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन कम करोगे, आप सुपीरियर या नॉर्मल क्वालिटी गुड्स में बढ़ोगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे इनकम बढ़ने पे जो नेगेटिव जो इंफीरियर कमोडिटी है उनकी डिमांड कम होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए दिस अकर्स व्हेन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू फॉल इन डिमांड। दीज गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। When income rises, consumers switch to better alternatives and the demand for inferior goods drop, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। When income increases, a consumer may stop buying coarse grains rice like bajra and shift to rice or wheat. Similarly, some may stop using public buses and use their own vehicle. So inferior goods की क्या होती है? Negative income elasticity होती है। Okay? तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू से, इनकम इलास्टिसिटी के वैल्यू से बता पाते हैं कि ये कौन सी कमोडिटी है। जैसे कि यहाँ पे 0.5 अगर इनकम इलास्टिसिटी आ रही है, यानी कि लेस देन 1 है, तो ये हमारी नेसेसिटी है, राइट, क्योंकि नेसेसिटी की 0 से 1 के बीच में होती है। अगर आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जैसे कि 2 आ रहा है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन 1, राइट, तो यानी कि ये हमारे लिए लग्जरियस प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो ये यूनिटरी इलास्टिक प्रोडक्ट है। एंड अगर बिल्कुल 0 आ रहा है तो ये आपके परफेक्ट नेसेसिटीज में आते हैं, इसमें जैसे कि आपके सॉल्ट, मैच स्टिक, बटन्स, ऐसे चीजें आते हैं। ओके,
अब देखिए अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी इज दैट इट चेंजेस ओवर टाइम। क्योंकि देखिए इनकम अगर आपकी कल चेंज हो गई तो कल के कल ही आप अपना पूरा लाइफस्टाइल तो नहीं बदल सकते, राइट? आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे, है ना? तो देखिए शॉर्ट रन पे इनकम इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, लेकिन लॉन्ग रन में हमें वो ज्यादा हायर आती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी भी हमारी खत्म हो जाती है। अब देखिए अनदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज योर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस बट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट जो एक के दूसरे दूसरे यूज करते हैं, राइट? सो देखिए अगर रिलेटेड गुड्स यानी कि आपके कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट के प्राइस होने चेंज होने से आपके कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर प्राइस ऑफ बटर चेंज होती है और उसके वजह से डिमांड फॉर ब्रेड चेंज होती है, तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। क्योंकि बटर एंड ब्रेड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, राइट? तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज होने की वजह से आपके गुड का डिमांड भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सिंपली हम क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन गुड से एक्स चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ अनदर गुड से वाई। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ई सी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, उसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, हम क्वांटिटी एक्स कमोडिटी के लेंगे और डिवाइड करेंगे उसे बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला हमारा निकलेगा। देखिए ये बीच में मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बुक में आपका ये फॉर्मूला थोड़ा गलत दिया हुआ है। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला टू फाइंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है, लेट्स से हम वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ कॉफी ले रहे हैं एंड एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। दो सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है? अब अगर प्राइस ऑफ कॉफी हमारी इंक्रीज होती है तो लोग कॉफी पीना छोड़ेंगे, कम करेंगे एंड चाय ज्यादा पीने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है ना? तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड फॉर अनदर गुड। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग यानी कि पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व हमें दिखेगा। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू उसकी पाओगी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या होता है, देखिए अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्स ले, जैसे कि प्राइस ऑफ सोलर पैनल यहाँ पे ले एंड क्वांटिटी ऑफ बैटरी यहाँ पे ले, तो देखिए जब भी सोलर पैनल की प्राइस इंक्रीज होगी, देखिए जब भी सोलर पैनल की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग सोलर पैनल की डिमांड कम करेंगे, राइट? एंड अगर सोलर पैनल की ही डिमांड कम है तो जो बैटरी की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, है ना? तो देखिए प्राइस ऑफ सोलर पैनल बढ़ने की वजह से बैटरी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो कम होगी। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, एंड अगर प्राइस यहाँ पे डिक्रीज होगी तभी जाके यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो भी हमें नेगेटिव पाती है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए, अब इसी चीज को अगर हम समराइज करें तो देखिए साइन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव साइन हमें बताती है कि गुड्स सब्स्टिट्यूट है एंड नेगेटिव साइन हमें बताती है कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें बताएगी कि कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है या कितने स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है। देखिए अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है इतना तो हमें पता चल गया, राइट? लेकिन अगर हाई वैल्यू है पॉजिटिव का तो हमें पता चलता है कि वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर बहुत हाई है, इनफाइनाइट है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर पॉजिटिव तो है लेकिन स्मॉल है वैल्यू, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड अगर बिल्कुल जीरो हमारा आंसर आता है तो मतलब गुड्स बिल्कुल अनरिलेटेड है।
क्योंकि अनरिलेटेड के केस में अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे के डिमांड में कोई अफेक्ट नहीं होता है ना। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 0 आ रहा है तो गुड्स हमारे अनरिलेटेड है, ये हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। एंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, देखिए अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो इसका ये मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। अब अगर स्लाइटली नेगेटिव है तो वीक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है लेकिन बहुत ही स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब वीक कॉम्प्लीमेंट्स है। एंड अगर नेगेटिव वैल्यू है लेकिन हाई नेगेटिव वैल्यू है तो हमें समझना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स है। ओके ओके, नाउ द लास्ट इलास्टिसिटी इज योर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अब जैसा कि आपने बाकी इलास्टिसिटी में देखा, तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी आप इजीली गेस कर सकते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमें बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज जब आप अपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा चेंज करोगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी शोज हाउ मच डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन द फर्म स्पेंड्स मोर और लेस ऑन एडवर्टाइजिंग। इसको हम प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। सो इट मेजर्स हाउ इफेक्टिव एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज। जैसे कि अगर आपने 1% एड स्पेंडिंग में इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो इलास्टिसिटी अगर हाई है, मतलब अगर आपका जो डिमांड है इसके वजह से मोर देन 1% इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके एड ने बिल्कुल सही काम किया है, योर एड इज वर्किंग वेल। लेकिन अगर आपने एड में 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, लेकिन आपका डिमांड उतने से नहीं बढ़ रहा, उससे कम बढ़ रहा है, तो मतलब आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हम इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू योर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिया हुआ है एंड नीचे परसेंटेज चेंज इन योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके तो चलिए अब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यूज को इंटरप्रेट करते हैं। देखिए अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 0 है, मतलब कि एड में आपने खर्चा बढ़ाया, उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। सो एड्स का कोई असर ही नहीं हो रहा डिमांड पे, तो यानी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो बिल्कुल फेलियर है, काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर 0 से 1 के बीच में है, तो काम तो कर रहा है लेकिन बहुत कम काम कर रहा है, डिमांड इंक्रीज तो हो रहा है बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू एड स्पेंडिंग। स्टिल एड स्पेंडिंग में आप ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, डिमांड में उतना प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बिल्कुल 1 है तो इसका ये मतलब है कि जितनी प्रोपोर्शन में आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हो, सेम प्रोपोर्शन में आपका डिमांड इंक्रीज होता है। एंड ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि आप अगर थोड़ा सा भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली रिस्पॉन्ड करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है आपका डिमांड, ठीक है। तो देखिए कोई भी कंपनी चाहेगा कि उसके एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, वो थोड़ा सा भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कंपनी यही चाहती है, राइट। सबका गोल यही होता है और सब यहीं पे पहुंचना चाहते हैं। तो एक बिजनेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कहाँ पे है। अगर 0 है तो वो ऐड बिल्कुल ही बेकार है, आप छोड़ दो, वो ऐड में रिलाई ना करो, है ना। अगर यहाँ पे है तो आपको और आपकी ऐड और मजबूत बनानी पड़ेगी और डिफरेंट स्ट्रैटेजी ले आनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि वो इतना काम नहीं कर रहा। और अगर आप यहाँ पे है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी ठीक है, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया आपके लिए ये रहेगा, ओके। तो देखिए as far as business firm is concerned, the measure of advertisement elasticity is useful in understanding the effectiveness of advertising and in determining the optimal level of एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आपको इससे पता चलता है कि आपको कितने से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, ठीक है, कितने करने से कितना डिमांड आपका बढ़ेगा, ये बिजनेस को पता चल जाता है। सो विद दिस हम ये चैप्टर के रिवीजन के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको मोटा मोटा सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे, रिकॉल हो गए होंगे। लेकिन आपको अभी भी अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। CA सिंड्रेला क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी बच्चे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ओके। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।